फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के ऊपर। हमें पता है कंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इधर उधर मोशन करते रहते हैं और उसकी वजह से ही जो हमारा करंट है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है। जबकि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है। अब जब हम लोग इस कंडक्टर को, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे हैं, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एस्टेब्लिश करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ड्रिफ्ट मोशन शुरू होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, और करंट जो है वो बहने लगता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। अब जितने ज्यादा अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन बहेंगे, कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, और एक रिलेशन भी निकल के आता है, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू में ये आपका कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा रिलेशन है ये हमें ये बताता है कि जितनी अच्छी कंडक्टिविटी है, मतलब जितनी अच्छी करंट डेंसिटी है, जितना ज्यादा करंट बह सकता है, उतना ही अच्छा वो मटेरियल है एज ए कंडक्टर। ठीक है, मतलब उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर। तो ये तो बात हो जाती है कंडक्टर्स की। वहीं जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो करंट बहेगा ही नहीं। करंट नहीं बहेगा यानी कि उसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं है। कंडक्टिविटी नहीं है मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब उसके करंट को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ये तो चीज ठीक थी जब तक कंडक्टर थे, इंसुलेटर थे, लेकिन जब आप लोग बात करोगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की, सर्किट की, तो हमें ऐसे डिवाइसेस चाहिए, ऐसे मटेरियल चाहिए जिसके अंदर हम लोग कंट्रोल कर सकें कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। मतलब एक कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल किया जा सके और उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया जा सके, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली 1900 के अंदर, यानी कि 1910, 20, 30s, 40s के अंदर, जब लोगों के पास सेमीकंडक्टर का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसे डिवाइसेस क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, साथ ही उसकी डायरेक्शन भी देख सकें, उसे भी कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने ऐसे कुछ डिवाइसेस बनाए। ठीक है, उन डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं वेल्व्स। हालांकि वेल्व्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये मैंने क्यों कहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने एक डिवाइस क्रिएट किया वैक्यूम डायोड नाम का, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये वैक्यूम डायोड का सब नाम से पता चलता है कि इसके अंदर सब कुछ वैक्यूम है, मतलब इसके अंदर कोई एयर नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर दो प्लेट्स जो है वो जोड़ दी गई हैं, या दो इलेक्ट्रोड्स जिसको हम लोग कहेंगे। एक तो है कैथोड और दूसरा है आपका एनोड। अब इसके अंदर होता यह है कि इस कैथोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जो कि इस एनोड तक जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, जो कि कंट्रोल्ड होती है, उसका यूज हम लोग डिवाइसेस के अंदर करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उस समय जो बने थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा होगा कैसे, मतलब इस कैथोड में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता था कि इसी कैथोड के पीछे एक हीटर लगाया जाता था, जो कि आपको कॉइल जैसा नजर आ रहा है ना, ये एक हीटर है, और इसको सप्लाई दी जाती थी जिसकी वजह से ये गर्म हो और ये कैथोड को गर्म करे। ठीक है, अब हीट मिलेगी कैथोड को, जब हीट मिलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब हीट मिलेगी, जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलते हैं आयनाइज्ड हो होके, तो ये बाहर निकलेंगे और जाएंगे एनोड की तरफ। अब इसके अंदर जो वैक्यूम रखा गया है, मतलब इसको बिल्कुल खाली रखा गया है, बिल्कुल वैक्यूम बिना एयर के, उसका कारण ये है कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वो एयर मॉलिक्यूल से टकराए ना, क्योंकि अगर ये कॉलिजन करेंगे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे और फिर कोई सेंस नहीं निकलेगा, मतलब जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल्ड हमें चाहिए वो हमें मिलेगी नहीं। लेकिन ये जो वैक्यूम डायोड बना था ये जो डिवाइस, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इसके अंदर हमें स्पेस रखना है तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा बल्की था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए भारी जिसको कहते हैं। दूसरी चीज ये थी कि इसके अंदर हाई पावर देनी पड़ती थी, ये हाई पावर कंज्यूमिंग था, ये 100 वोल्ट से नीचे काम नहीं करता था। ठीक है, मतलब अगर आप लोग वोल्टेज दोगे तो उसको 100 वोल्ट का वोल्टेज देना पड़ेगा, उससे पहले ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे नहीं तो एनर्जी हमें मिलेगी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी नहीं।
ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसके अंदर दूसरी डायरेक्शन में आप एक ही वक्त पे जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेज सकते, तो करंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा। और चौथी जो इसकी डिसएडवांटेज थी वो ये थी कि ये लिमिटेड लाइफ के थे, मतलब अगर आप इसकी रियल फोटो देखोगे तो ये आपको कांच में नजर आएगा, तो ये जो है वो टूट भी सकता है, तो इसकी लाइफ जो थी वो बहुत लिमिटेड थी। तो मैंने इसको वेल्व इसलिए कहा था क्योंकि हमें पता है कि वेल्व के अंदर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर गैस जाती है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी एक ही डायरेक्शन में हम करंट भेज सकते हैं, इसलिए हमने इसको वेल्व भी कहा था। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी, लेकिन उस समय इसका यूज किया जा रहा था कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। और फिर इसी प्रिंसिपल को लेकर के सिर्फ ये डायोड ही नहीं, इन्होंने ट्रायोड भी बनाए, टेट्रायोड भी बनाए और पेंटनोड भी बनाए, जिसके अंदर 3, 4, 5 इलेक्ट्रोड्स भी थे, ठीक है। उसकी हेल्प से और भी डिवाइसेस को चलाया गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसकी बहुत सी डिसएडवांटेजेस थी, तो ये ज़्यादा चल नहीं पाते थे, लोगों को काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी रेयरली यूज़ करते थे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता था। अब उसी वक्त कुछ ऐसे सॉलिड्स भी नज़र में आए जो कि ये बहुत सी चीज़ें ऑफर कर रहे थे, जैसे कि उनके अंदर पॉसिबिलिटी थी कि आप इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही इसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब एक ऐसा मटेरियल, अगर मैं यहां से करंट दे रहा हूं तो पास होगा, और अगर मैं यहां से करंट देना चाहूं तो यहां से भी पास होगा, दोनों तरफ से। जैसा कि हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, आप अगर एक तरफ से करंट दोगे तो एक तरफ से ही पास होगा, दूसरी तरफ से पास नहीं होगा, ठीक है। वहीं इंसुलेटर के अंदर तो होता ही नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज ये था कि इसके अंदर आप यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, दोनों तरफ से पास कर सकते हो। साथ ही ये बहुत छोटे थे, अब ऑब्वियस सी बात है मटेरियल है तो इसके अंदर वैक्यूम का भी यूज करने की जरूरत नहीं थी, भारी भी नहीं थे ये, और इनकी लाइफ भी ज्यादा थी, मतलब ये ज्यादा समय तक चल सकते थे। तो अब ये ऑब्जर्वेशन हुई कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज कैरियर्स हैं वो कंट्रोल्ड है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी कंट्रोल्ड है और ये कितने जाएंगे वो भी कंट्रोल्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है, तो इसका मतलब ये जो है बीच में कहीं लाया करता है, ठीक है। तो लोगों ने इसको बीच में जगह दी, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमी कंडक्टर को रख दिया, और ये बना एक बेस काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने का। तो इसका मतलब अब अगर आप लोग इसकी रेजिस्टिविटी देखोगे, यानी कि कंडक्टर्स की आप देख सकते हैं सबसे कम है, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की है, ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो है वो आपके इंसुलेटर्स की है, वहीं जो कंडक्टिविटी है वो आपके कंडक्टर्स की सबसे ज्यादा है, उससे कम सेमीकंडक्टर और सबसे कम इंसुलेटर्स, ठीक है। ये चार्ट से आपको पता चल सकता है। तो ये जो वैल्यूज हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये इनको डिफाइन करती है, मतलब डिफरेंशिएट करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सेमीकंडक्टर हैं तो कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस किस बेस पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए यूं तो कई सारे इसके बेस हैं, लेकिन मेनली 3 तरीके से है। जैसे कि जो एलिमेंटल होते हैं, मतलब जो कि सीधे सीधे पाए जाते हैं एज ए एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके अलावा जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और पॉलीमर्स, ठीक है। जैसे कि इनऑर्गेनिक के अंदर होते हैं कुछ ये वाले, ऑर्गेनिक के अंदर होते हैं कुछ ये वाले, और जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो होते हैं कुछ ये वाले। हालांकि मैंने आपको बहुत कम एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर कंपाउंड होते हैं जो कि जो डिवाइस हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से भी डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। यही तो खासियत है सेमीकंडक्टर्स की, इन लोगों को खुद बनाए भी जा सकते हैं, और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका सबसे ज्यादा यूज है। अब देखिए जो तीसरा तरीका है वो सबसे मेन है, जिसकी स्टडी हमें इसके अंदर करनी है, और वो है एनर्जी बैंड गैप वाला। मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कौन से सॉलिड में कितने होते हैं, उसके हिसाब से भी हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है, ठीक है। और उसी पर हमें इस पूरे चैप्टर में स्टडी करनी है एनर्जी बैंड को लेकर के, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बनाएंगे एनर्जी बैंड गैप डायग्राम या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और आप लोगों को समझ में आई होगी सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस और साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज भी। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, ये सब के सब एटम से मिलकर के बने हुए हैं,
और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के अपने अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो बेसिकली हमें देखना ये है कि वो कौन से एनर्जी लेवल्स हैं जिससे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कंडक्टर को और इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एनर्जी लेवल के बेस पर हम लोग कैसे सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अर्ली 1900 के अंदर या फिर 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में नील्स बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो एक सिंगल आइसोलेटेड एटम होता है ना, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है, इसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो तकरीबन एक जैसे हो सकते हैं। हाँ, उनके अंदर कुछ फर्क जरूर होगा, लेकिन वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। लेकिन जब आप लोग उन एटम को लैटिस में ले आओगे, मतलब एक क्रिस्टल फॉर्म उसका बना दोगे या फिर उसको बहुत सारे एटम्स एक साथ क्लोज ले आओगे, कोई चीज बनाओगे, तो इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, खासकर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, उनका जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा। मतलब ये होगा कि उनका जो मोशन है, जो कि नॉर्मली किसी एटम में होता है, आइसोलेटेड एटम में, वो वैसा नहीं रहेगा। ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। अब वो ओवरलैप कैसे करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल सिलिकॉन का एटम है। अब जो सिलिकॉन होता है, हमें पता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 284, यानी कि एक बीच में न्यूक्लियस है और उसके आसपास 3 ऑर्बिट बने हुए हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 4 है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले एक्सटर्नल हैं जो कि घूमते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2884। इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 4। अब ये तो हो जाती है बात एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम की। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं सिलिकॉन को लेता हूँ, सिलिकॉन के एटम्स लेता हूँ, बहुत सारे एटम्स लिए और मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे एटम हैं, ठीक है, और इनके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब जैसे ही आप इनको पास में लेके आओगे तो होगा ये कि जैसे एक सिलिकॉन का एटम है, इसके पास दूसरा आएगा, मुझे पता है कि 4 इसमें घूम रहे हैं, 4 इसमें घूम रहे हैं, लेकिन पास आने के बाद होगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कुछ इस तरीके से दूसरे में चला जाएगा और इस दूसरे वाले का पहले में चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि अगर इसे हमें स्टेबल बनाना है तो स्टेबल बनाने के लिए इस बाहर वाली जो कक्षा है या फिर ऑर्बिट है, उसके अंदर हमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके अंदर 4 है। इसलिए इसने क्या किया कि एक दूसरे से पार्टनरशिप कर ली कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, 5 एक वक्त पे 5 बना सकता है। ठीक है, मतलब 5 हो गए इलेक्ट्रॉन एक तरीके से। अब इसे 3 और चाहिए तो ये 3 और से बनाएगा, मतलब एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, 3 एटम और आ गए। तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके से पूरा तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये बीच वाला जो है ये चारों से पार्टनरशिप करके चल रहा है, क्योंकि इसे बाकी 4 चाहिए जिससे ये स्टेबल बन सके। ठीक है, तो क्रिस्टल में होता क्या है कि जैसे ही एटम पास आते हैं, उनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो नील्स बोर ने क्या बताया कि जब आप एक आइसोलेटेड या फिर अलग से इंडिविजुअल एटम रखते हो तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन है, कुछ फिक्स मोशन है, लेकिन एक बार जब आप इसका लैटिस बना दोगे, इसको एक साथ ले आओगे बहुत सारे एटम्स को, तो मोशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट मोशन कैसा हो रहा है, या फिर कोई 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जो बिल्कुल सेम दिखें आपको। मतलब हर इलेक्ट्रॉन अपनी ही एनर्जी के साथ अपने तरीके से मोशन कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आपके आसपास जितनी भी सॉलिड चीजें पड़ी हुई हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ही हिसाब से मोशन कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अब देखिए, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी के अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फोर्सेस की वजह से, या फिर अपना अष्टक पूरा करना होता है, अपने 8 पूरे करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से। तो ये तो हो जाती है एक नॉर्मल बात। ठीक है, 2 चीजें हमें पता चल गई। अब होता क्या है कि अगर मैं इस मटेरियल को या फिर इस क्रिस्टल को हीट दूं, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी दूं, हीट, ठीक है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि ये जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जिसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलते ही ये घूमते घूमते कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की 2 कैटेगरी हो गई।
पहली कैटेगरी क्या हुई, पहली कैटेगरी ये हुई जो कि ये अष्टक को पूरा करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक दूसरे में घूम रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी ये हुई है कि अगर हीट की वजह से ये ज्यादा एनर्जी ले लेते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो पार करके निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैटिस के अंदर अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फ्री हो गए हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अभी भी घूम रहे हैं उनको क्या कहोगे? उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैकेंसी बची होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं उन्हें और ज्यादा मूव करने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? भाई पहले क्या था, एक सिंपल आइसोलेटेड एटम था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, उसकी कुछ एनर्जी थी। जैसे ही मैंने क्रिस्टल बनाया तो उसकी वजह से ये जो ओवरलैपिंग है वो शुरू हो गई। ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या हुआ, एनर्जी में चेंज आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि कुछ एक्सटर्नल हीट दी और उसकी वजह से कुछ एक इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन ही हो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब वो यहां से गया है तो जगह छोड़ के गया होगा। अब जगह छोड़ के गया है तो इनके पास मूव करने के लिए ज्यादा जगह है। अब ज्यादा मूव करेंगे मतलब ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके पास वैलेंसीज हैं, ठीक है, मतलब वैकेंसीज जिसको हम लोग कहते हैं, वैलेंसीज कह रहा हूं मैं, वैकेंसीज है वैसे, तो ये ज्यादा मूव कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुए हैं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अब चूंकि इनको जो एनर्जी मिली है वो हीट के रूप में मिली है, थर्मल एनर्जी है, तो ये थर्मल वेलोसिटी करेंगे, मतलब जगह जगह जाकर के घूमेंगे जैसे कि कंडक्टर में होता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए कि उसी वक्त जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उसी वक्त इसको आप लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो होगा क्या, जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, इनको एक फोर्स मिलेगा और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करना शुरू कर देंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ये बात मैं सेमीकंडक्टर की कर रहा हूं। अगर इंसुलेटर होते तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते, चाहे आप कितना ही हीट दे दो उनको। तो अब यहां पर मैं इलेक्ट्रिसिटी की एक बार बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एनर्जी लेवल्स की। अब देखिए शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि इनके बाहर वाले हिस्से में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 8 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। अब एनर्जी लेवल बाकी 4 बच जाते हैं, मतलब 4 तो इसके अंदर पहले से है ही और 4 बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये कहीं भी सेटल डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इस बात को ढंग से समझिए कि मान लीजिए कि आप लोग एक क्रिस्टल बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आप लोग इसके अंदर एटम डाल देते हो। मान लीजिए उस क्रिस्टल के अंदर n एटम्स हैं। अब n एटम्स हैं तो हर एटम के अंदर कितने पॉसिबल एनर्जी लेवल हैं? 8 है। तो हम लोग टोटल एटम के अंदर कितने पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय n, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एटम के बाहर वाले हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल एटम के अंदर, मतलब टोटल जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर बाहर वाले हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n होंगे, ठीक है। तो यानी कि 8 एनर्जी लेवल्स हैं, हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, और 4 हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या तो लोएस्ट एनर्जी में रहे या फिर ये हाईएस्ट एनर्जी में रहे। देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे ग्राफ बना देता हूं मैं, इस ग्राफ के हिसाब से एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी। तो जो आपके लेवल्स हैं वो यहां पर 4n लेवल्स हैं, ऊपर भी 4n लेवल्स हैं, लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी होगी कम और यहां जो होंगे इनकी एनर्जी होगी ज्यादा। अब यहां एनर्जी कम है, एनर्जी कम होने का क्या मतलब हुआ? एनर्जी कम होने का मतलब यह हुआ कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी वो ऊपर जाएंगे, मतलब वो छोड़ के चले जाएंगे, उसको एटम को छोड़ के जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे यहां पर। अब ऊपर आ गए इसका मतलब इनकी एनर्जी बढ़ गई। तो यानी कि जो नीचे वाले हिस्से के अंदर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऊपर जो पहुंच गए वो फ्री हो गए। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है? एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना, कंडक्शन करवाना। तो उनको आप लोग कहोगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फिर कंडक्शन लेवल में आए हुए इलेक्ट्रॉन। तो नीचे वाला जो हिस्सा है जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप लोग कहोगे वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको आप लोग कहोगे कंडक्शन बैंड। भाई मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर मैंने कोई क्रिस्टल बनाया है
और उस क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ वैलेंस कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं आसपास, ठीक है, अगर वो सिर्फ अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं, तो वो लोएस्ट एनर्जी के अंदर है, मतलब वो वैलेंस के अंदर है। जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी उनको मिलेगी वो इस जगह को तोड़ के आगे निकल जाएंगे, और आगे निकल जाएंगे तो इस कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के अंदर अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी यहां तक होगी, कंडक्शन वालों की यहां तक होगी, ठीक है, ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके बीच में हो तो आप लोग क्या कहोगे? देखिए ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं गया, मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बैंड है इसको फॉरबिडन बैंड कहेंगे हम लोग, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये नेचुरल है। तो इसका मतलब ये एनर्जी का एक लेवल है, ये एक एनर्जी का लेवल है, दोनों के बीच में जो ये गैप है ये एनर्जी गैप कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाले के बीच की एनर्जी और इस वाले के बीच की एनर्जी का टोटल गैप। तो इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में जाना होगा तो उसको इस गैप जितनी एनर्जी, जिसको आप लोग ईजी भी कहते हो, उतनी एनर्जी तो चाहिए। उतनी एनर्जी होगी तब जाकर के ये कंडक्शन में पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हो जाते हैं एनर्जी लेवल्स। सो आई होप आपको मटेरियल में या फिर एलिमेंट में जो एटम होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एनर्जी लेवल समझ में आए होंगे। कम होंगे तो घूमते रहेंगे, जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी वो निकल जाएंगे बाहर, और बाहर निकलने का मतलब वो कंडक्शन में चले गए। भाई अपना पूरा जो ऑर्बिट है छोड़ के निकला है, वो फ्री हो गया, अब वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास हाई एनर्जी है, और अगर उसके पास लो एनर्जी है तो वापस आ जाएगा। वापस आ गया तो इसके अंदर वापस चक्कर काटने लगेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम्स। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीख चुके हैं, और हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास घूम रहा है, उसकी वैलेंसीज पूरी कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब ये जो है ये वैलेंस बैंड के अंदर है, और जब इसे एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है तो ये अपना वैलेंस बैंड को छोड़ के बाहर निकल जाता है और फ्री हो जाता है। अब मेनली ये जो चीज है ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के अंदर देखी जाती है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप किए जा सकते हैं। कंडक्टर के अंदर तो ऑलरेडी होते हैं, और सेमीकंडक्टर को हम लोग एनर्जी देके इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इंसुलेटर के अंदर क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं होते, क्यों हम लोग इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं करवा सकते? तो इसका जवाब भी हमें एनर्जी लेवल डायग्राम की मदद से मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आप लोग इसके बीच के गैप को, जिसको हम लोग फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिए कि नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है। इसके बीच की एनर्जी हम लोग ईजी लिखते हैं। तो याद रखिए कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लेकिन ये जो गैप है इंसुलेटर वाला, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो इस वैलेंस बैंड में रहेंगे और दूसरे एटम्स के साथ क्या है, घूमते रहेंगे। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ये कभी पार नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दे दे, तो भाई हमें पार करवाना ही है तो, लेकिन इससे होगा क्या कि यहां पर कोई एक एनर्जी लेने वाला एटम नहीं है, यहाँ पे बहुत से एटम है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर के अंदर ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 27 या फिर 10 टू द पावर 28 एटम होते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर में इतने सारे एटम हैं। तो जब आप लोग इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा, एक एटम को या फिर उसके एक इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल पाएगी, जो कि इस गैप को पार करने के लिए इनफ नहीं है। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी इसको दे दूं तो क्या होगा, तो देखिए ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग वुड का ले लेते हो, लकड़ी जो है, लकड़ी को आप ज्यादा से ज्यादा हीट देते जाइए। जब ये हीट जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की हो जाएगी तो होगा क्या, लकड़ी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उससे पहले ही लकड़ी जलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मैं क्यों कह रहा हूं भाई, यही क्यों इनफ एनर्जी है। देखिए इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। तो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल के अंदर भी, कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, या फिर न्यूक्लियर में भी पढ़े हम लोग, ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी एटम की वो इतनी होती है।
दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई सनलाइट से फोटोन हमारे पास आता है तो उसकी भी एवरेज एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होती है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर किसी मेटल के ऊपर हम लोग सनलाइट डालते हैं तो क्या होता है, उसके फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में मदद करती है। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे फोटोन्स जब आप लोग किसी मेटल पे डालोगे तो यानी कि हर फोटोन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है तो क्या होगा, उस कंडक्टर में से, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो इतना तो एनर्जी लेवल होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इंसुलेटर्स को इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो डिस्ट्रॉय होंगे। जैसे कि प्लास्टिक, बहुत ज्यादा गर्मी देने पे क्या होता है, उसमें से करंट तो पास नहीं होता लेकिन वो पिघलने शुरू हो जाती है। जैसे नॉर्मल पॉलिथीन हो जाती है, उसके अलावा कई तरीके की प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग ज्यादा हीट दोगे तो वो गलना शुरू हो जाएगी, और उसके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी दोगे तो भी वो डिस्ट्रॉय होगी। जरूरी नहीं है कि आप हीट ही दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, लेकिन इंसुलेटर को हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दे नहीं सकते। तो इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कहाँ रहेंगे, वैलेंस में ही रहेंगे। कभी कंडक्शन में जाने लायक एनर्जी इन्हें मिलेगी नहीं तो जाएंगे कैसे। ठीक है, तो अपनी जो ये वैलेंसीज है जहां पे घूम रहे होते हैं ये छोड़ के कभी इसको निकलेंगे ही नहीं, इसलिए इंसुलेटर में कभी फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं हो पाते। तो ये बात हो जाती है इंसुलेटर्स की। बात करें अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके बीच का जो ये आप लोग गैप देख रहे हो ये थोड़ा कम है। तो याद रखना ये जो गैप है हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इससे ऊपर गया तो वो इंसुलेटर हो जाता है, सेमीकंडक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब इस गैप के हिसाब से अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को देंगे तो इसके वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सकते हैं आराम से कंडक्शन बैंड के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, इजीली, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहां होता क्या है कि ये जो एनर्जी इन्हें मिलती है खासकर हीट के रूप में मिलती है। अब थर्मल एनर्जी मिली है तो थर्मल वेलोसिटी करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन्हें हीट देंगे, मतलब सेमीकंडक्टर को हम लोग लेके आए और उसको हम लोग हीट देना शुरू करें। ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये हीट जो है इसे नेचर से ही मिलती है। कैसे मिलती है कि जो इसका एक्चुअल नोबल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 केल्विन, यानी कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप लोग अपना रूम टेम्परेचर देखोगे तो कितना है, मान लीजिए कि 22 डिग्री है, तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, इतना सारा टेम्परेचर है। तो इतना टेम्परेचर इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए काफी होता है एनर्जी मिलने के लिए, और यही एनर्जी ने जैसे मिलती है ये कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और वहां पे जाकर के ये फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें कंडक्टर्स के बारे में, यानी कि मेटल्स के बारे में खासकर, तो इनका केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंडक्टर्स का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक चीज आराम से नोटिस कर सकते हैं कि एक बैंड जो है वो दूसरे बैंड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये है ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स। ठीक है, और मेनली जो देखने लायक इसके अंदर पार्ट होता है ये बीच वाला होता है, जिसको हम लोग कॉमन बैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बैंड्स के लिए कॉमन एरिया है। तो अब इस कॉमन एरिया से एक चीज समझ में आती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस एरिया के अंदर वो रिवॉल्व भी करेंगे, मतलब वैलेंसीज के आसपास घूमेंगे भी, और ये उसी वक्त कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, जब आप इस टाइम पे इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत एक फोर्स अपने ऊपर महसूस करेंगे और उसके हिसाब से ड्रिफ्ट करने लगेंगे, और ड्रिफ्ट करेंगे तो करंट बहेगा। यानी कि यहां पर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वैलेंसीज वाला भी और कंडक्शन वाला भी। इसलिए मैंने कहा था कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कॉमन एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की गई तो इन्होंने एक फोर्स महसूस किया और उस वक्त कंडक्शन करना शुरू किया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटी ये वापस आ गए घूमने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मतलब अपनी बैलेंसीज पूरी करने के लिए। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, और एक तरीके से ये इनके लिए बड़ा गिफ्ट है कि ये हमेशा कंडक्ट कर सकते हैं, हमेशा कंडक्शन बैंड में रहते हैं और हमेशा वैलेंस बैंड में भी रहते हैं। तो इस तरीके से जो कंडक्टर है वो 24 घंटे नेचर से एनर्जी का एक्सचेंज करता रहता है। दैट्स व्हाई वो वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये हो जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कंडक्टर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उसके बेस पे किस तरीके से नेचर ने हमें मटेरियल अलग अलग डिफरेंशिएट करके दिए हैं। अब इसमें खास सेमीकंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग कभी भी चाहे कंडक्शन करवा सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं। कंडक्टर के अंदर ये कंट्रोल नहीं है, इंसुलेटर के अंदर तो कंडक्शन होता ही नहीं है।
लेकिन इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और जब चाहे चालू कर सकते हैं। दैट्स वाई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी चीजें बनती हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, जितनी भी चीजें हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, ना कि कंडक्टर्स का। यूज होता है कंडक्टर्स का, लेकिन उतना नहीं होता है। ज्यादातर हम लोग सेमीकंडक्टर प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर अगर हम लोग जरा सी हीट दें या फिर वो नेचर से जरा सी एनर्जी मिलती है उसको, थर्मल एनर्जी, तो उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए इसको धीरे धीरे आपको इसका नाम समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे प्योर फॉर्म के अंदर पाए जाने वाला सेमीकंडक्टर हमारे पास सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है सिलिकॉन का, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 4। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास पहला जो ऑर्बिट होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे सिलिकॉन के एटम लेते हैं और एक क्रिस्टल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये एटम्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, मतलब हर 2 एटम्स के बीच में एक डिस्टेंस नजर आ रही है कुछ इस तरीके से। ये 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है? देखिए, हमें पता है कि जो सिलिकॉन का जो एटम होता है उसके बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पॉसिबल एनर्जी लेवल्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। मतलब इसको अपना अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये पास वाले से मांगेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब हम लोग क्रिस्टल के अंदर रखते हैं एटम्स को तो वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो यानी कि अगर एक एटम कुछ इस तरीके से है तो दूसरे वाले से ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा कुछ इस तरीके से और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मतलब अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी 5 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। इसी तरीके से 3 और से लेगा, यानी कि एक ऊपर से, एक नीचे से और एक यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए और अब ये स्टेबल हो गया। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक्चुअली 2-2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड है, यानी कि अगर इस एटम ने इस वाले एटम से बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड, तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया। ठीक है, और अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पर आपको ये नीचे वाला जो है वैलेंस बैंड है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास मतलब एक पर्टिकुलर इनफ एनर्जी है जिसके अंदर ये इवॉल्व कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो वो वैलेंस बैंड के अंदर है। जैसे एनर्जी ज्यादा होगी तो वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब अपने इस एटम को छोड़ के यहाँ इस खाली स्पेस के अंदर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप आपको नजर आ रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होगा। यानी कि अगर हमें एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर हम लोग उनको दे देंगे तो क्या होगा? ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये बात हमें मालूम है। अब देखिए, जितने भी सिलिकॉन के एटम लिए गए हैं और ये जो क्रिस्टल बनाया गया है ये डायरेक्टली लिए गए एनवायरनमेंट से और नेचर से, या फिर एनवायरनमेंट कह लो या नेचर कह लो, लेकिन इन्हें एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए गुजारा गया है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से प्योर हो गया है। मतलब एक भी इम्प्योरिटी इसके अंदर नहीं है। हालांकि ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरर हर चीज के अंदर होती है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट तक इसको प्योरीफाई किया गया है। ठीक है, अब ये इतनी प्योर है इसलिए इसे हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि एक सेमीकंडक्टर जो कि पूरी तरीके से प्योर है, यानी कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी या फिर कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं है, तो उसको आप लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हो। सो अब ये बात हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेमीकंडक्टर हो, अब यहाँ पर इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी यानी कि उसके एटम्स की और उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है उसमें जो फर्क आता है, मतलब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वो नेचर की वजह से मिलती है। और नेचर उन्हें वो एनर्जी टेम्परेचर यानी कि हीट के रूप में देता है। ठीक है, अब एक नोबल टेम्परेचर जो होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मटेरियल का, वो कितना हो सकता है? हमें पता है 0 केल्विन, जिसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो इस टेम्परेचर के ऊपर, इस नोबल टेम्परेचर के ऊपर जो भी सिलिकॉन के एटम होते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो सफिशिएंट होती है और लेस होती है, जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर सके। मतलब उस एनर्जी की मदद से वो सिर्फ रिवॉल्व करते हैं आपके एटम्स के आसपास। तो इसका मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब वैलेंस बैंड के अंदर रहते हैं। ये बात हमें समझ में आती है। अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर मान लीजिए कि आपके आसपास का जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है।
जिसका कि केल्विन में वैल्यू होगा 298.15 केल्विन। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस कितना हुआ T2 माइनस T1। डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट में माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू में 298.15 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से केल्विन की बात कर लो तो T2 माइनस T1 298.15 केल्विन माइनस 0 केल्विन, तो टेम्परेचर होगा 298.15 केल्विन। यानी कि इतना डिफरेंस इसको नेचर ने दिया। भाई मेरे कहने का मतलब है कि 0 केल्विन के ऊपर यानी कि 273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये वैलेंस बैंड में था और उसके बाद उसको टेम्परेचर का इतना डिफरेंस मिल गया। अब इतना टेम्परेचर बहुत होता है इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। तो होगा क्या कि ये टेम्परेचर इनको हीट के रूप में मिलेगा और इनको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी मिलेगी और ये निकल जाएंगे अपनी जगह से, अपनी जगह को छोड़ के निकल जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। यानी कि जो एटम्स जो इसको छोड़ के गए हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हम लोग कहेंगे। अब देखिए अगर ये एटम को छोड़ के गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कुछ, ठीक है, नेगेटिव में होता है। अब हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब यहां से अगर नेगेटिव चार्ज निकला है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज रह भी तो गया होगा एक्स्ट्रा, नहीं? हमें पता है कि टोटल न्यूट्रल होता है ये इलेक्ट्रिकली, तो यहां से कुछ नेगेटिव चार्ज गया तो ये पॉजिटिव रह गया। तो इसका मतलब अब ये जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, अब इस पॉजिटिवली चार्ज एटम है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर अट्रैक्शन पावर होगी किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। तो अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या इसके आसपास से गुजरेगा तो ये क्या करेगा? अपने पॉजिटिव चार्ज की मदद से उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर कोई एटम जो है इसके आसपास कोई निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, तो एक होल की तरह इसको अंदर खींच लेगा। ठीक है, और ये अपनी चार्ज को न्यूट्रल कर लेगा। तो इसका मतलब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, उस वैकेंसी को हम लोग होल कहेंगे। अब याद रखिए इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब खींच रहा है और अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है तो उसको होल कह दिया गया है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि ए होल इज द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन द एटम, although it is not a physical particle in the same sense as the electron। मतलब एक पर्टिकुलर एटम के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस होगा जो कि ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो एब्सेंस होगी उसकी, इसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। और वैसे ये कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है। तो अगर आप इसे अब ग्राफ में देखोगे तो कि कुछ इस तरीके से बनेगा कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और कंडक्शन में चले गए हायर एनर्जी की वजह से और यहां पर छोड़ गए होल। हालांकि मैं इसको होल की तरह बना रहा हूं लेकिन ये कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं उतने ही होल नीचे बचेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर 4 गए हैं इलेक्ट्रॉन तो 4 नीचे होल बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E प्लस एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज E माइनस। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ इंट्रिंसिक पार्टिकल। भाई कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई 10 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि वैलेंस बैंड से निकल के गए हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। अब 10 गए हैं इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे नीचे 10 होल। ठीक है, और इंट्रिंसिक पार्टिकल कितने हुए? 20 नहीं, 10 ही होंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है लेकिन होल कोई पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा Ne इज इक्वल्स टू में NH इज इक्वल्स टू में Ni। ये बहुत फेमस रिलेशन है और बहुत जरूरी रिलेशन है, इसको याद रखना। तो अब देखिए ये बात तो समझ में आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जाते हैं कंडक्शन बैंड में तो होल क्रिएट हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन होल्स का यूज क्या है, मतलब किस काम आते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। भाई ये थोड़ी है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करते रहेंगे। भाई जैसे एक यहाँ एक जगह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, होल छोड़ गया तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऐसा नहीं है। इन होल्स का भी कुछ काम होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है,
अगर हम लोग इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इनके अंदर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होगी और ये आपके करंट को बहाना शुरू कर देंगे, मतलब उसका कंडक्शन शुरू कर देंगे कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ये बात पता है। तो ये जो करंट होगा वो IE कहलाएगा, यानी कि करंट बाय इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। वैसे ही जो हमारे होल्स होते हैं वो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो भी करंट को फ्लो करवाते हैं। वो कैसे करंट को फ्लो करवाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या कि आप लोग इस बॉडी को क्या कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिए, सिंपल। अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, तो यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। तो ये जो आपको एटम दिख रहा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव की तरफ जंप करेगा, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है तो ये होल बन गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो आगे निकल जाएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब यहां होल रह गया और नीचे आपको एटम्स कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं एक होल खाली हुआ है, एक वैकेंसी खाली हुई है, तो सबके सब धीरे धीरे करके इस वैकेंसी को भरेंगे। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि ये जो दूसरा वाला एटम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जंप करके यहां जाएगा, ठीक है, और फिर आगे निकल जाएगा। इस तरीके से तीसरी लाइन में कुछ इस तरीके से, चौथी लाइन में कुछ इस तरीके से और पांचवी लाइन में कुछ इस तरीके से। मतलब हो ये रहा है कि धीरे धीरे करके एक एक एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो मोशन हो रहा है वो होल का हो रहा है, मतलब वो यहां से शुरू हुआ, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और इन द एंड तक पहुंच गया। तो जब ये होल आगे बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं इस तरफ, लेकिन इसमें होल्स का भी मोशन हो रहा है। अब यानी कि होल्स आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है, तो करंट जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो जाएगा, समझे। तो ये जो करंट होगा ये होल्स के द्वारा, यानी कि बाय होल्स क्रिएटेड करंट होगा, याद रखना। तो इसको आप लोग IH कहोगे। तो दो करंट हमें मिल गए, पहला IE जो कि इलेक्ट्रॉन से क्रिएट हुआ है, दूसरा IH, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, याद रखना। तो इसका मतलब टोटल करंट जो होगा बॉडी में कितना होगा, I इज इक्वल टू में IE प्लस IH। अब एक चीज का बारे में आप लोग ध्यान रखना कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बहते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है। यहां पर भी ठीक वैसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस तरफ जा रहे हैं और होल्स इस तरफ आ रहे हैं, तो यानी कि जो करंट है वो होल्स की डायरेक्शन के अंदर बहेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब सवाल ये भी उठता है कि दोनों का करंट क्या सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो करंट क्रिएट कर रहे हैं और होल्स जो करंट क्रिएट कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है। दोनों में फर्क यह होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो करंट क्रिएट कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से कर रहे हैं, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वो फ्री होते हैं, थर्मल वेलोसिटी होती है उनके पास। और ये जो होल्स हैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि एक एक करके इलेक्ट्रॉन को जंप करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने की वजह से ये कम करंट प्रोड्यूस करेंगे या फिर फ्लो करवाएंगे। तो याद रखना IE इज ऑलवेज ग्रेटर देन IH, और ये रिलेशन आप जरूर याद रखना, I इज इक्वल टू में IE प्लस IH, और दूसरा वाला कौन सा था, NE इज इक्वल टू में NH इज इक्वल टू में NI। तो ये दो रिलेशन हमें समझ में आए और हमें समझ में आया कि कैसे होल्स क्रिएट होते हैं। ये होल्स का फिनोमिना आपको आगे चल के ट्रांजिस्टर तक काम आएगा, याद रखना, ठीक है। सो ये हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो आई होप आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा, इसके अंदर होल समझ में आए होंगे, और जो करंट बह रहे हैं दो टाइप के करंट वो समझ में आए होंगे, और वो रिलेशन समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ हम लोग ट्रांजिस्टर जैसे डिवाइस बनाने में नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो कि नेचर से मिलता है और प्योर फॉर्म के अंदर होता है। एग्जाम्पल के रूप में सिलिकन और जर्मेनियम, जो कि दोनों ही नेचर से मिलने वाले सेमीकंडक्टर होते हैं और काफ़ी प्योर होते हैं, राइट। जैसे कि सिलिकन होता है वो कुछ इस तरीके का लैटिस तैयार करता है जिसके अंदर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पूरा करता है बाकी सिलिकन एटम्स के साथ, और अगर आप इसके एनर्जी लेवल को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सेमीकंडक्टर के साथ पहली प्रॉब्लम यह है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो करंट होता है वो उसके आसपास के टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सेमीकंडक्टर के आसपास का कुछ टेम्परेचर है, उसकी वजह से इसको हीट मिली और इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए, और हमें ये बात मालूम है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे नीचे उतने ही होल्स रह जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन
जैसे ही आसपास का टेम्परेचर चेंज होगा उसका करंट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि ये किसी गर्म इलाके के अंदर जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से जाएंगे और ज़्यादा करंट बहेगा। लेकिन अगर कोई ठंडी जगह पर इसका यूज़ किया जाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि जो करंट है वो कम पास होगा, राइट। तो इस तरीके से करंट की वजह से जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे रिजल्ट के अंदर वो हमें फेस करने पड़ेंगे। तो इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर का करंट हम नहीं तय कर सकते, वो उसके आसपास के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हमें टेम्परेचर का ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा कंप्यूटर हम बना नहीं सकते, राइट। दूसरी जो प्रॉब्लम ये है कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर, इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट जो है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में ट्रेवल करता है। हमें पता है अगर हमें करंट नापना है तो I = में NE/VD फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे N जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E से दिखाया गया है, एरिया दिखाया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाई गई है। तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं तो वो कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा होगी, जो वैल्यू होगी, वो इतनी कम होगी जिसकी वजह से जो बहने वाला करंट होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि मान लो कि वो 20 मिली एम्पियर का करंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए 500 मिली एम्पियर का, तो मेरे लिए इनफ करंट नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो इसलिए करंट के लिहाज से हमारे लिए ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसी काम का नहीं। इसमें जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का बराबर होना। देखिए, जब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो पीछे एक होल छोड़ जाता है, राइट। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों से ही करंट क्रिएट होता है। लेकिन प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर के अंदर दिक्कत ये होती है कि जो करंट इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और जो करंट होल बनाते हैं उन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होती है। लेकिन नॉर्मल डिवाइस को चलाने के लिए जो हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा करंट चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए होल्स के मुकाबले, ठीक है। तो प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं। यानी कि अगर सिलिकॉन का आपका सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट मिला दो, जैसे कि एल्यूमिनियम। उससे होगा क्या कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बहेंगे तो ज़्यादा करंट क्रिएट होगा और डिवाइस इजीली बन जाएगा। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग कहेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, और इस टेक्निक को हम लोग कहेंगे डॉपिंग। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर का यूज़ डिवाइस जैसे कि डायोड्स और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाना होगा। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि डॉपिंग क्या होता है और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डॉपिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस है जिससे कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में हम लोग जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डिवाइस बनाना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जिससे कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने लायक हो जाए। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग डॉपिंग कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कंडीशंस कौन सी होंगी, वो इम्प्योरिटीज कौन सी होंगी और वो कितनी मिलाई जाएंगी, कैसे मिलाई जाएंगी। तो देखिए, इनके सारे जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इम्प्योरिटी को समझते हैं कि इम्प्योरिटी क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि सिलिकॉन का है, ठीक है। उसका लैटिस कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो सिलिकॉन को छोड़ के कोई और एलिमेंट, पूरी की पूरी एलिमेंट टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट, उसके लिए इम्प्योरिटी ही होगा। तो चॉइस में, इम्प्योरिटी की चॉइस में हमें कोई एक ऐसा एटम लेना होगा या फिर ऐसा इम्प्योरिटी लेनी पड़ेगी, एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि सिलिकॉन के एटम को इजीली रिप्लेस कर सके, ठीक है। तो ऐसा एटम जो होगा वो सिलिकॉन के नेबरहुड में आपको मिल जाएगा। यानी कि सिलिकॉन के अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले आपको एलिमेंट मिलेंगे जिसको आप मेटल्स कह सकते हो, और राइट साइड में आपको 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स मिलेंगे जिसको नॉन मेटल्स कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसके साइज के एटम्स लेने का कारण ये है कि अगर आपने बड़े या छोटे साइज के एटम ले लिए, यानी कि दूर दूर से कोई भी एटम ले लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब 2 आपके एटम एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, राइट। लेकिन अगर एक एटम आपका बड़ा हो तो उसके जो भी मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमें इसके नेबरहुड से ही इम्प्योरिटी लेनी होगी, ठीक है।
दूसरी चीज ये है कि उसको कितनी क्वांटिटी के अंदर मिलाया जाए, मतलब कितनी मेजर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख एटम है सिलिकॉन के अंदर, तो आप उसके अंदर 3 या 4 पार्ट्स पर मिलियन की इम्प्योरिटी डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने एल्यूमिनियम को चुना है, तो एल्यूमिनियम के 3 या 4 एटम होंगे जो कि हर 10 लाख सिलिकॉन के एटम्स के बीच में होंगे, राइट। इससे होगा क्या कि वो एल्यूमिनियम के एटम जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट है उसको ज़्यादा क्रिएट करने में मदद करेंगे। आपको पता है, हम लोगों ने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि अब अगर हमने इसके अंदर एल्युमिनियम मिला दिया है तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं रहा, अब ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन गया है, अब ये इम्प्योर हो गया है, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज अब चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो डॉपिंग की, कि डॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग चॉइस्ड एंड मेजर्ड इम्प्योरिटीज टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर चॉइस्ड और मेजर्ड इम्प्योरिटीज मिलाने पर उसकी प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करना ही डॉपिंग कहलाता है। तो अब ये जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मैंने बताए हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन के लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं, और राइट साइड में 5 एलिमेंट वाले, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको जब आप मिक्स करोगे तो अलग अलग तरीके की आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स वालों का। तो मान लो सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम ले लिया जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सबसे लास्ट में सबसे बाहर, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब सिलिकॉन और सिलिकॉन के एटम मिलते हैं तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं, ठीक है, मतलब 8 पूरे करते हैं, 4 को एक दूसरे के साथ शेयर करके 8 पूरे करते हैं। और हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम के पास 3 है, सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4 हैं, तो हुए कितने, 7। एक जगह खाली रह गई। अब जहां पर एक जगह खाली रह गई इलेक्ट्रॉन की, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, होल कहते हैं, राइट। और उस होल से कौन सा चार्ज हम लोग जोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है और होल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब हमेशा इसके अंदर एक वैकेंसी खाली रहेगी और उस वैकेंसी को हर इलेक्ट्रॉन बार बार पूरा करेगा। ये बात भी सही है। तो उस वैकेंसी से जो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उसकी वजह से जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, वो पॉजिटिवली बिहेव करने लगेगा। और ऐसे सेमीकंडक्टर को आप लोग कहोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर इसको आप कह सकते हो कि पी टाइप डॉपिंग, राइट। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट मिलाना, तो क्या है कि पूरा सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली बिहेव करेगा, राइट। ये तो हो जाता है पहला टाइप। अब हम बात करते हैं अगर दूसरे टाइप में, जहां पर 5 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को आप इसके अंदर ऐड करें। 5 इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने फॉस्फोरस का नाम लिया है, क्योंकि फॉस्फोरस के सबसे लास्ट में बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब ये फॉस्फोरस का एटम सिलिकॉन के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। लेकिन फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस सेमीकंडक्टर के अंदर मोशन करता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो पूरा सेमीकंडक्टर नेगेटिवली बिहेव करेगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। पहले होल की वजह से पॉजिटिवली बिहेव कर रहा था, इसमें नेगेटिवली बिहेव करेगा, राइट। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को आप लोग क्या कहोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ऐसी डॉपिंग को कहोगे एन टाइप डॉपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को क्रिएट कर सकते हो, एक है पी टाइप, एक है एन टाइप, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप डिवाइस इजीली बना सकते हो, प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डॉपिंग क्या होती है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, जो कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का एक टाइप है। जैसा कि आपको पता है कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं, उसके ड्रॉबैक्स पढ़ चुके हैं, डॉपिंग क्या होती है ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एन टाइप डॉपिंग देखेंगे, जहां पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में बदला जाता है। हम लोग ये देखेंगे कि उससे उसकी प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क आता है, और साथ ही जो ड्रॉबैक्स हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखने को मिल रहे थे, क्या उनका सॉल्यूशन इस डॉपिंग से पॉसिबल है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन का एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि कुछ इस तरीके से है। अब इसके अंदर हमें एन टाइप डॉपिंग करनी है, यानी कि इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, मतलब इसे नेगेटिवली बिहेव करवाना है। और हमें पता है कि सिलिकॉन के एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नेगेटिवली बिहेव करे या फिर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके अंदर ऐसे
एटम को जोड़ना होगा जिसके अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसे एटम के लिए हम लोग इसके नेबरहुड से यानी कि इसके राइट साइड से उठाएंगे एलिमेंट, कौन सा, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस में सबसे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको पेंटावैलेंट एलिमेंट भी कहा जाता है। और चूंकि इसके अंदर सिलिकॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, तो इसको डोनर एलिमेंट भी कहा जाता है, डोनर टाइप एलिमेंट भी कहा जाता है, राइट। तो इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि फॉस्फोरस के साथ आर्सेनिक हो जाता है, एंटीमनी, बिस्मिथ। इन सभी के सभी एलिमेंट में जो इनके एटम होते हैं इनमें सबसे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये सब पेंटावैलेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में एक फॉस्फोरस बिल्कुल इसके बीच में मैं ऐड कर देता हूं। अब ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, जिससे सबका जो है अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सबके पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन हमेशा की तरह इस लैटिस के अंदर फ्री घूमता रहेगा, आई जो है वो एक्स्ट्रा घूमता रहेगा, राइट। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फोरस जोड़ा है, तो अगर मैं दूसरा जोड़ देता हूं तो इससे दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तीसरा जोड़ूंगा तो तीसरा, चौथा जोड़ूंगा तो चौथा। तो फॉस्फोरस को ऐड करके हम लोग इसके अंदर चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको पता है करंट की वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू में NeAVD, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बढ़ा रहा हूँ फॉस्फोरस ऐड करके, राइट। तो बेसिकली इससे चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर मेरे पास सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर मान लो कि मैं 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना चाहूँ, तो इसके लिए मैं 1 लाख फॉस्फोरस के एटम इसके अंदर ऐड कर दूंगा, जिससे 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे। याद रखना फॉस्फोरस से सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, होल नहीं आएंगे। तो अब 1 लाख इलेक्ट्रॉन मैंने अगर इसमें ऐड कर दिए तो इसका क्या क्या फायदा मुझे मिलेगा। तो देखिए, जब ये कंडक्टर इंट्रिंसिक था, मतलब इसके अंदर जब हमने 1 लाख इलेक्ट्रॉन या फिर 1 लाख फॉस्फोरस के एटम नहीं डाले थे, तब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की जो वैल्यू थी वो इक्वल थी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बता चुका हूं मैं ये कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में नंबर ऑफ होल्स होता है। हमने क्या किया, 1 लाख इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जोड़ दिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है या फिर वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा हो जाती है। तो उससे होगा ये कि ये बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन इन होल्स को न्यूट्रल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि सारे के सारे होल्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं होंगे। मेजॉरिटी में होल्स जो होंगे वो सब न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन थोड़े होल्स हमेशा बचे रहेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए तो ये सारे के सारे होल्स को न्यूट्रल कर ही देंगे ना, तो इसमें थोड़े से होल्स भी कैसे बचेंगे। तो देखिए, इसको आप लोग एक तरीके के रिलेशन से समझ सकते हो। रिलेशन ऐसे होगा कि इसके अंदर बहने वाला करंट है I इज इक्वल्स टू में NeAVD, राइट। तो जब ये इंट्रिंसिक था, शुरुआत में जब ये प्योर था, तब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू में नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, सब बराबर थी सारी की सारी वैल्यू। तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ होल से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का स्क्वायर हो जाएगा। भाई अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना इस चीज़ को, तो यहाँ पर हमेशा इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मान लो कि इसके अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर दिए, यानी कि एटम जो है ऐड कर दिए हैं, तो उस समय इस इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। इसको हम लिख देते हैं NE की पावर डैश, यानी कि E डैश लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर होल्स जो हैं उनकी वैल्यू भी घट जाएगी, तो इसको हम लोग लिख देते हैं NH की पावर डैश, राइट, इज इक्वल्स टू में NI का स्क्वायर। अब मजे की बात यह है कि चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हो, दोनों ही कंडीशंस में ये NI के स्क्वायर की वैल्यू बराबर रहेगी। मतलब जो वैल्यू यहाँ पर आई है ऊपर, वही वैल्यू नीचे भी आएगी। इसको आप लोग एक एग्जांपल से सॉल्व करके देख सकते हो। मान लो कि इंट्रिंसिक के टाइम पे NE की वैल्यू 100 थी और NH की वैल्यू 100 थी, राइट। तो NE मल्टीप्लाई बाय NH इज इक्वल्स टू में 10,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। मान लो कि 400 इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, राइट। तो इस बार NE डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 500। NH डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट, क्योंकि हमें पता नहीं है। और हमने NI स्क्वायर की वैल्यू 10,000 ली है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि दोनों ही कंडीशंस में ये बराबर होंगे। तो NI की वैल्यू 10,000 हमने ले ली। तो इससे हम NH डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैलकुलेट कीजिए, जब हमने 500 मल्टीप्लाई बाय NH डैश इज इक्वल्स टू में 10,000 और इसको सॉल्व करोगे
तो 20 वैल्यू निकल के आएगी। कहने का मतलब ये है कि इंट्रिंसिक के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 100, होल की वैल्यू थी 100 और ni स्क्वायर की वैल्यू भी हमें यही निकल के आई थी, राइट। हमने एक्सटेंसिव जब इसको किया तब इलेक्ट्रॉन हो गए 100 से 500 और जो होल थे वो हो गए 100 से 20। तो इसका मतलब होल्स की जो वैल्यू है वो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी, भले ही सबसे कम रहे, बहुत कम रहे, 20 रहे, 10 रहे, 5 रहे, लेकिन वैल्यू हमेशा इसके अंदर रहेगी होल की। पूरी तरीके से न्यूट्रल कभी नहीं होगा ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जैसे ही हमने पेंटावेलेंट खासकर फॉस्फोरस का एटम हमने जोड़ा तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए। अब याद रखिए कि फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से कई ज़्यादा होती है, राइट। इसका ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो आपके सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली पहले वैलेंस बैंड पे रहते हैं, फिर कंडक्शन बैंड के लिए उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जो फॉस्फोरस के एटम होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ऑलरेडी यहाँ तक होती है, मतलब उन्हें सिर्फ इतना सा हिस्सा पार करना होता है। तो अगर इन्हें टेम्परेचर, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर, थोड़ी सी भी हीट मिल जाए नेचर से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए, उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, राइट। अब मैंने ड्रॉबैक्स के अंदर पहला ड्रॉबैक क्या पढ़ाया था कि भाई टेम्परेचर जो नेचर का होता है वो डिसाइड करता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना करंट बहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए फॉस्फोरस के, उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो इसकी कंडक्टिविटी पहले टेम्परेचर जो था तय कर रहा था इंट्रिंसिक के टाइम पे, और जब एक्सटेंसिव मैंने इसको बनाया, मैंने इसके अंदर एटम जोड़े, तो इसकी कंडक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा? मैं करूँगा, राइट, क्योंकि मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो पहला ड्रॉबैक खत्म हो गया। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये क्या था? वो ये था कि इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कम जनरेट होती है, राइट। तो इस बार जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1 लाख या 2 लाख इलेक्ट्रॉन मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, और जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर जो करंट है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर बहेगा। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और तीसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जो मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर है वो कौन से हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन इस वाले केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पर जो करंट क्रिएट होगा उसके लिए जो मेन चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। तीनों के तीनों ड्रॉबैक्स का सोल्यूशन हमें मिल गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन डाले या 100 इलेक्ट्रॉन डाले, मैं इसके अंदर 2 लाख भी कर सकता हूँ, 5 लाख भी कर सकता हूँ, 10 लाख भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे डिवाइस कैसा बनाना है, मुझे ज़्यादा कंडक्टिविटी का डिवाइस बनाना है या कम कंडक्टिविटी का डिवाइस बनाना है। उस हिसाब से मैं इसके अंदर एटम्स डालूंगा, इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा, और उस चीज़ की जो कंडक्टिविटी है वो ऑल्टर होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में बदलते हैं ताकि हम इससे डिवाइस बना सके। अब जो बीच में मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया था उसका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, राइट। उस चीज़ को समझने में आपको आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। जैसा कि आपको पता है कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर चुके हैं, जहां पर पूरा सेमीकंडक्टर नेगेटिवली बिहेव करता है, जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा पॉजिटिवली बिहेव करता है। अब अगर से पॉजिटिवली बिहेव करना है तो यकीनन उसके अंदर कौन से चार्ज कैरियर्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की? होल्स की। तो उसके अंदर होल्स की जो है संख्या ज़्यादा रहती है, वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो ऐसा कैसे होगा? तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम लोग इसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटी, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम में सबसे बाहर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हो। गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम जैसे जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो ट्राइवेलेंट के होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सब के सब मेटल के कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम लोग एन टाइप के अंदर जितने भी एलिमेंट मिलाते हैं पेंटावेलेंट, वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर हम ऐसी ही कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे
और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसके अंदर एक होल खाली रहता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि सिलिकॉन का ही मान लेते हैं, और इसके अंदर बीच में मैंने एक एल्यूमिनियम का एटम डाल दिया है। तो इसके अंदर तीन तरफ के जो सिलिकॉन के एटम है वो तो क्या करेंगे, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन का जो है पेयर तैयार कर लेंगे, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो, राइट। और ये जो चौथा वाला जो सिलिकॉन है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के लिए तैयार है, यानी कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, राइट। तो वो जो जगह है वहां पर एक होल खाली रह जाएगा और वो होल जो होगा पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब ये अगर पॉजिटिव होल है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को भरने की कोशिश भी ये करेगा। तो इसके आसपास अगर कोई भी सिलिकॉन का ऐसा आइटम होगा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, या यूं कह लो कि उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए इन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को हम लोग एक्सेप्टर भी कहते हैं। पेंटावैलेंट को क्या कहते थे, डोनर कहते थे, और ट्राइवैलेंट को क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। तो इसका मतलब ये अपने आसपास में इसको कहीं से भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा या फिर अट्रैक्ट कर लेगा। इससे जो मेनली होगा ये कि अगर एक होल के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है तो फिर यहाँ पर होल खाली है, राइट। इसी तरीके से ये किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहाँ पे होल खाली होगा। तो इससे होगा क्या कि ये होल जो है ट्रेवल कर रहा है, इसकी वजह से जो चार्ज है वो ट्रेवल कर रहा है। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन है वही ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन होल की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, और उसकी वजह से जो आपका पॉजिटिव करंट है, मतलब होल की वजह से जो करंट निकलेगा वो भी बढ़ेगा, राइट। तो यहां पर चार्ज कैरियर कौन हो गया, चार्ज कैरियर हो गया आपका होल, राइट। तो ऐसे ही किसी बहुत बड़े सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम या फिर इंडियम या फिर गैलीलियम, इसके बहुत सारे एटम डाल सकते हैं। मान लो कि आपने 10 लाख एटम डाल दिए, तो 10 लाख एटम डाले तो 10 लाख होल्स हो गए उसके अंदर, 10 लाख होल्स हो गए। तो उस हिसाब से जो NH की जो वैल्यू है वो Ne से ज्यादा हो गई, राइट। तो यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ, होल्स हो गए। वहां पे कौन था एन टाइप के अंदर, इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका मतलब NH इज ग्रेटर देन Ne। तो इससे अपना ड्रॉबैक है वो तो सॉल्व हो गया, राइट। हमने जो ड्रॉबैक्स पढ़े थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, उसमें तीसरा ड्रॉबैक यही तो था ना कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसके अंदर जो करंट है वो स्मॉल हो रहा था, मतलब स्मॉल करंट क्रिएट हो रहा था, लेकिन इसके अंदर होल्स जितने ज़्यादा होंगे करंट उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा, राइट। और जो पहला वाला जो ड्रॉबैक था, मतलब तीसरा जिसको कह सकते हो, या फिर फर्स्ट नंबर में मैंने बताया था, वो क्या था, वो ये था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका करंट है वो कौन तय करता था, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर जितना मिल जाए उस हिसाब से करंट जो है बिहेव करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब होल्स की जो आपकी वैल्यू है ज़्यादा है, तो वहाँ आप कंट्रोल करोगे कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, राइट। तो जितने ज़्यादा होल्स हैं या फिर जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी आप इसके अंदर डालोगे, उतनी ही ज़्यादा आप इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके एनर्जी लेवल की बात करें तो हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ होती है कहीं, ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है और ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्टर होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो वैलेंस बैंड से थोड़ी ही ज़्यादा होती है, राइट। तो इनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। इन दोनों में फ़र्क यही है कि जितने भी आपके ट्राइवैलेंट होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी कम होती है, और जो पेंटावैलेंट होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस एनर्जी लेवल को आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको नहीं बताई थी, कि जब भी किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, उसमें डॉपिंग करते हो, तो उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है, और इस जो भी इम्प्योरिटी है उसका भी नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है, राइट। ये बात आपको याद रखना है कि कभी भी कोई आयनाइज्ड इम्प्योरिटी आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। हमेशा बिल्कुल नेट चार्ज जीरो हो, जिसका बिल्कुल न्यूट्रल इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड की जाती है, फिर जाके इसके अंदर क्या होता है, फिर जाके इसके अंदर एक चार्ज कैरियर डेवलप होता है। जैसे यहाँ पर होल है, उस एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से बना हुआ जो सेमीकंडक्टर होता है उसको आप लोग कहते हो पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा पी टाइप और एन टाइप। अब हमने क्या किया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की 2 बार डॉपिंग कर दी, एक बार एन टाइप से, एक बार पी टाइप से। अब हम क्या करेंगे,
इन सेमीकंडक्टर से सीखेंगे कि डिवाइस कैसे बनते हैं, और इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होगा डायोड। हम लोग ये देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जंक्शन से किस तरीके से डायोड बनता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, जो कि एक डिवाइस है जिसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के या उनकी संधि करके जंक्शन करके बनाया जाता है। इसके अंदर हम लोग एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, जिसे आपस के अंदर हम जोड़ देंगे। हम लोग जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स होते हैं, ठीक है। और माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, राइट। अब होगा ये कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनिशियली जब इन दोनों का जंक्शन किया जाएगा तो इसके अंदर एक करंट क्रिएट होगा। कैसे होगा ये कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पी टाइप सेमीकंडक्टर के ये जो होल्स हैं आगे वाले, इनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स में जंप करेंगे, ये एक एक करके अपने आप को न्यूट्रल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ये होल क्रिएट होता है। इसलिए होगा ये कि ये सारे के सारे एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर इनिशियली करंट बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन होगा ये कि कुछ देर के बाद जब ये आगे के होल्स और ये आगे के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो यहाँ पर एक लेयर तैयार हो जाएगी, यानी कि एक लेयर बन जाएगी जो कि ये होगी। और इस लेयर के अंदर ये जितना भी एरिया है, इसमें किसी तरीके का कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, ना तो होल्स होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। इसीलिए इस वाली लेयर को हम लोग डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, जहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद ना हो, ठीक है। अब इसके बाद होगा ये कि जब इस एन टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब आगे जाना चाहेंगे, इनके होल्स में जाना चाहेंगे, तो इन्हें इस डिप्लेशन लेयर को पार करना पड़ेगा, मतलब इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा और इसके बीच में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। अब आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो एक होल से दूसरे होल, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई चार्ज कैरियर होता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि ये जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, ये एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इन चार्ज कैरियर्स के लिए। चार्ज कैरियर्स कौन से वाले चार्ज कैरियर्स? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस बात का आपको याद रखना है, राइट। तो अब अगर मान लो कि एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस होल्स के पास जाना है, तो इनके बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बगैर एनर्जी के ये जा नहीं सकते, ठीक है। तो मान लो कि इनमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास बहुत एनर्जी है, मतलब ये आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास बहुत एनर्जी है और ये इस रेजिस्टेंस से कूद के, मतलब जंप करके इन होल्स तक पहुंच जाती हैं और मान लो कि इनको न्यूट्रल कर देती हैं। लेकिन ये प्रोसेस जितनी ज़्यादा होगी, ये डिप्लेशन लेयर का जो एरिया है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस एन टाइप से पी टाइप में जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी, राइट। और उसके बाद उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी इस बड़े से रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट का फ्लो पूरी तरीके से रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिप्लेशन लेयर बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस लेयर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, जब पी और एन सेमीकंडक्टर को जोड़ा गया था तब इनका नेट चार्ज क्या था? 0 था, राइट। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था। अब जैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, राइट, इस एन वाले के अंदर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो गई, राइट। और जितने इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप वाले के अंदर गए हैं, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होल्स क्या हुए? न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ पर होल्स की कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, राइट। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ नेगेटिव होता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पॉजिटिव रह जाता है, राइट। तो ये इस वाले हिस्से पे पॉजिटिव और इस वाले हिस्से पे नेगेटिव फील्ड क्रिएट हुई। तो इस तरीके से अंदर ही अंदर एक फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स को न्यूट्रल करेंगे, ये फील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई चली जाएगी। तो अब इस फील्ड के क्रिएट होने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। मतलब ये जो पूरा का पूरा गैप है इसको हम डिफरेंस कह सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को, इस डिफरेंस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस एन टाइप से पी टाइप में जाना है तो उसके पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो इस डिफरेंस को पार कर सके,
राइट। इसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव वाला यहाँ है और नेगेटिव वाला यहाँ है, और इनके बीच का ये जो इतना गैप है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, और इस वाले हिस्से को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो सीधी शब्दों में होगा ये कि इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ जाने से रोकेगा, तो आप कह सकते हो ये इनके लिए एक तरीके का बैरियर है, और इसीलिए आप लोग इसको पोटेंशियल बैरियर का नाम भी दे सकते हो। इसे और भी क्लियरिटी से आप समझ सकते हो कि अगर इस एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें अगर इन होल्स के पास जाना भी है तो यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड है, यहाँ पे नेगेटिव फील्ड है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स के पास जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा ही नहीं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए ये एक तरीके का पोटेंशियल बैरियर हो गया। तो सवाल ये है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसके अंदर से जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव से पॉजिटिव में तो जा ही सकते हैं, राइट। और ये जो एन टाइप है इसके अंदर जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो है होल्स, और होल्स जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा पी से और एन में जाएगा और एन के होल्स को न्यूट्रल कर सकता है, तो उसकी वजह से भी करंट बहेगा, लेकिन वो जो करंट होगा बहुत ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि आपको पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजर में तो है ही नहीं, इसलिए इनका करंट जो होगा बहुत ही कम जनरेट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? मतलब अगर हमने पी सेमीकंडक्टर को एन सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया तो थोड़ी देर के लिए तो करंट पास होगा, लेकिन फिर रुक जाएगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग इसकी बायसिंग करते हैं। तो अब ये बायसिंग फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है, और इस बायसिंग के टॉपिक को हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? यहाँ आपने देखा कि कैसे पी और एन सेमीकंडक्टर को जोड़ने पर डिप्लेशन लेयर बनती है, उसके बाद पोटेंशियल बैरियर बनता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद आपने ये देखा कि कितना करंट मेजॉरिटी से मिल सकता है और कितना माइनॉरिटी से मिल सकता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिप्लेशन लेयर क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, तो आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायसिंग की। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि पी और एन सेमीकंडक्टर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड तैयार करते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल से जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है और साथ ही एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसमें थोड़ी देर के लिए तो करंट फ्लो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के आपस में मिलने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर बड़ी होती है पोटेंशियल बैरियर बड़ा होता जाता है और दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी बायसिंग करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बायसिंग क्या होती है? तो देखिए, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसका असर ख़त्म करने के लिए हम लोग इसके अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी को अप्लाई करते हैं, राइट, जिसकी वजह से वापस करंट का फ्लो शुरू हो पाए। तो ये बायसिंग दो तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास पी और एन जंक्शन डायोड है, जिसके अंदर पी में होल्स दिख रहे हैं आपको, एन में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। एन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी के होल से जाके मिल गए हैं, जिसकी वजह से बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई है और साथ ही एक फील्ड क्रिएट हो गई है जिसने इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। इसको आप लोग पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हो। तो बायसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सोर्स जोड़ देंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा सके। यही होता है बायसिंग के अंदर, राइट। तो इसको मान लीजिए कि हम लोग किसी बैटरी या किसी लोड से जोड़ देते हैं। अब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है इसको इस पी वाले हिस्से से जोड़ देंगे, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग करना। तो अब इस ईएमएफ सोर्स का काम क्या है, यानी कि ये करेगा क्या? तो देखिए, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इन पॉजिटिव होल्स के ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगना शुरू होगा, यानी कि यहाँ से ये इसको प्रेशराइज्ड करना शुरू करेगा। सेम चीज़ नेगेटिव वाले पार्ट में होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल जो होगा इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेगा, रिपल्शन फोर्स लगना शुरू होगा। तो अब यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है, तो इस सिचुएशन में आप जितना ज़्यादा लोड यानी कि जितना ज़्यादा एनर्जी वाला लोड यूज़ करेंगे इसके अंदर, ये डिप्लेशन लेयर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक बार में ऐसा होगा कि ये डिप्लेशन लेयर छोटी होना शुरू हो जाएगी।
इसका मतलब अगर ये डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे करके श्रिंक होगी तो ये जो एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन होल्स तक जा सकते हैं, राइट। तो इनके बीच का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके बीच में जो फील्ड क्रिएट हुई थी उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था उसका क्या होगा। तो देखिए वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घटेगा। कैसे घटेगा? जैसे पहले जब लेयर बड़ी थी, डिप्लेशन लेयर बड़ी थी तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस था। अब लेयर छोटी हो गई तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स दर वोल्ट्स गिरता जाएगा। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया था? जब P और N को हमने आपस में जोड़ा था तो N के इलेक्ट्रॉन्स P के होल्स में गए थे, उसी वजह से तो ये डिप्लेशन लेयर बनी थी, उसी वजह से तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया था। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसके अंदर एक पावर जोड़ दी और उसकी वजह से इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से ये लेयर छोटी होती चली गई और उसने इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया, घटा दिया। तो इसका मतलब अब ये फाइट किसके बीच में है? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में थी इस तरफ, और जो हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन दोनों का सम करना पड़ेगा हमें। तो अगर मान लो कि हमने P और N का जंक्शन बनाया था तो उस वक्त इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस निकला था, मान लो कि वो 0.9 है, राइट। और हमने इसके अंदर जो EMF सोर्स जोड़ा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई किया है, मान लो कि उसकी वैल्यू 0.3 है, राइट। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि प्लस और माइनस होंगे अपोजिट के अंदर। तो 0.9 में से 0.3 चला गया तो 0.6 बचेगा। अब अगर मान लो कि मैं ये जो वैल्यू मैंने अप्लाई की है 0.3 की, इसको बढ़ा के 0.5 कर दूं, तो ऐसी सिचुएशन में नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या बचेगी? 0.4 बचेगी। और अब मैं क्या करता हूं कि ये जो आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है इसी के बराबर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कर देता हूं, यानी कि 0.9 जो है आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को 0.9 अप्लाई कर देता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इन होल्स के पास जा सकते हैं, राइट। इनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे और इस पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे, फिर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, फिर पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे। तो और आप लोग जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर बढ़ेगा। तो जो आपके पीएन जंक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई थोड़ी देर के बाद डिप्लेशन लेयर बन जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, तो वो बैरियर ख़त्म हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है ये सवाल कि पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर कब कंडक्टर की तरह बिहेव करता है? तो आप लोग क्या जवाब दोगे? जब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तब ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो अब आप इस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग का यूज़ करके, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ के और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ के इसको एक कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, करंट फ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से बायसिंग हमारे काम आती है। सो आई होप आपको फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब समझ में आया होगा कि कैसे हम पीएन जंक्शन के अंदर उसका यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्स बायसिंग के बारे में। आपको याद है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग को समझ लिया था, जहां हमने ये देखा था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत सारा करंट इसके अंदर से फ्लो होता है और ये सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। अब रिवर्स बायसिंग के अंदर हम इसका उल्टा करेंगे, यानी कि हमारे पास एक पीएन जंक्शन होगा, ठीक है, और इसके बीच में एक डिप्लेशन लेयर भी बनी हुई है। कैसे बनती है आपको अच्छी तरीके से पता है। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक एनर्जी का लोड जोड़ देंगे, यानी कि इसके अंदर एनर्जी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। लेकिन इस बार होगा ये कि इस पी टाइप को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस एन टाइप को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे।
आपको याद होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग P को पॉजिटिव से जोड़ रहे थे और N को नेगेटिव से जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है कि P को नेगेटिव से जोड़ा है और N को पॉजिटिव से जोड़ा है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये इस सारे होल्स जो हैं जो कि पॉजिटिव है इसको अट्रैक्ट करेगा, वहीं ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, राइट। इसकी वजह से यहाँ के मेजॉरिटी यानी कि P वाले के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ जाएंगे और N वाले के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ जाएंगे। इसके रिजल्ट में होगा ये कि ये जो डिप्लेशन लेयर हमारी बनी थी ये और भी वाइडर हो जाएगी, ये और भी बड़ी हो जाएगी। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके बीच में एक फील्ड बनी थी जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसके साथ क्या होगा? तो देखिए उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कि पहले डिप्लेशन लेयर इतनी सी थी, उसकी वजह से फील्ड बन रही थी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। अब हुआ ये है कि हम लोगों ने बैटरी को P को N से जोड़ दिया और N को P से जोड़ दिया। इसकी वजह से इस लेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, मतलब ये लेयर की विड्थ बढ़ गई है। उसकी वजह से इनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? देखिए यहाँ पर P टाइप के होल्स तो इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, N टाइप्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में पूरी बॉडी के अंदर करंट फ्लो कैसे होगा? जब सारे के सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में सर्किट पूरा कैसे होगा? करंट कैसे फ्लो होगा? तो आप लोग कहेंगे कि रिवर्स बायसिंग के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, इसी में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी वजह से ये फील्ड बनी है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन तो ये है, राइट। हमने जिस तरीके से इसके अंदर लोड या फिर बैटरी जोड़ी और हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो जो हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल यही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस रिवर्स बायसिंग के अंदर आप देख सकते हो कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक है। तो ऐसे में अगर बॉडी का नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, अलजेब्रिक सम होगा। इस चीज़ को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, राइट। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू में इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का साइन एक ही होगा, या तो पॉजिटिव मान सकते हो या नेगेटिव मान सकते हो। तो अब आप ये कहोगे कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग की थी तो जो आपका सेमीकंडक्टर था वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया था, करंट फ्लो होने लगा था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन इसमें रिवर्स बायसिंग की है तो करंट फ्लो ही रुक गया। ये जो सेमीकंडक्टर था ये अब तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर ये रिवर्स बायसिंग करने का फायदा क्या है? हम लोग कर क्यों रहे हैं? जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन गया, तो फायदा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा। इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, लेकिन वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। जब मैंने P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। ठीक है। तो जब हमने रिवर्स बायसिंग इसके अंदर की थी तो रिवर्स बायसिंग में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन है, P के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस जा सकते हैं ना, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आसानी से इस फील्ड को पार करके इधर होल्स की तरफ चले जाएंगे। अब जाकर के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के न्यूट्रलाइज हुआ तो इस तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, ये बहुत ही कम अमाउंट में आएंगे। भाई मेजॉरिटी में तो क्या होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के अंदर बहुत कम आते हैं। मान लो कि 100 आ गए, 200 आ गए, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस P टाइप से निकलेगा और N टाइप की तरफ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपना पूरा का पूरा एक लूप तैयार करेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन P से N की तरफ जा रहे हैं तो करंट किस तरफ बहेगा? करंट N से P की तरफ बहेगा।
अब आप याद कीजिए जब मैंने फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ाया था उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ रहे थे, तो जो करंट था वो पी से एन की तरफ जा रहा था, लेकिन इसमें करंट जो है एन से पी की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में आप इस करंट को, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बना है, इसे रिवर्स करंट भी कह सकते हो। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आता है उसको फॉरवर्ड करंट कह सकते हो, और रिवर्स बायसिंग में जो करंट बहता है उसको रिवर्स करंट कह सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर आने वाला करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है, और रिवर्स बायसिंग में होने वाला करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है। तो अब आप ऐसे में एक सवाल पूछ सकते हो कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर मेजॉरिटी से जो करंट बनता है वो उसका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होता है, उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स के अंदर करंट भी कम बनता है, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स पास भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कम करंट वाली बायसिंग हम करते क्यों हैं, किस काम की है? तो देखिए इसके भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से जीनर डायोड एक एप्लीकेशन है। जब हम लोग जीनर डायोड पढ़ेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली ठीक से बता पाऊंगा कि हम रिवर्स बायसिंग क्यों यूज़ में लेते हैं। तो अब आपको करना ये है कि इन दोनों बायसिंग को एक बार फिर से देखना है, फिर से समझना है, और इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।